वेलकम टू अवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेई के एग्जाम देने वाले हैं, खास करके उनके लिए जनरल साइंस का सीरीज स्टार्ट किया गया है। और सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि फिजिक्स के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको जो है एमसीक्यूज के थ्रू कवर अप करेंगे। उसके बाद जो है केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को जो है हम एमसीक्यूज के थ्रू कवर अप करेंगे। उसके बाद लाइफ साइंस के सारे टॉपिक्स को जो है ये एमसीक्यूज के थ्रू कवर अप किया जाएगा। तो जनरल साइंस का जो ये सीरीज है कुछ इस तरह जो है चलने वाला है। इससे पहले हमने 5 वीडियो जो है बना दिया है, ये 6th वीडियो है। इससे पहले का अगर 5 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को भी साथ में डिस्कस किया गया है। तो सारे वीडियोज आप बिल्कुल देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए सीबीटी 1 में आपको सभी को पता है कि 30 क्वेश्चन जनरल साइंस से बनने वाला है। तो 30 आउट ऑफ 30 जो है ये सीबीटी 1 में स्कोर करना है हमें। यहाँ से एक भी नंबर जो है छूटना नहीं चाहिए। जनरल साइंस स्कोरिंग सेक्शन है, इसी की वजह से हम भी वेस्ट क्वेश्चन अपने तरफ से ला रहे हैं। आप भी अपने तरफ से मेहनत करते रहिए ताकि 30 आउट ऑफ 30 जनरल साइंस में जरूर आप स्कोर कर पाए। इसके अलावा सीबीटी 2 में अगर देखिए तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं और जनरल साइंस का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट है यहाँ से जो है 15 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये भी 15 आउट ऑफ 15 स्कोर किया जा सकता है। कहीं भी जनरल साइंस में जो है एक नंबर भी छूटना नहीं चाहिए। ये हमारे तरफ से भी हम अपने कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन दिया जाए। साथ में आप भी मेहनत करते रहिए, जितने वाइडर रेंज ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है उन्हें सॉल्व कीजिए। जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है उनके और भी एप्लीकेशंस को देखिए और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए और इसी तरह जो है 30 आउट ऑफ 30 बिल्कुल स्कोर किया जा सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस ये बात आपको बता दिया जाता है कि ये 6th वीडियो है, इससे पहले 5 वीडियो बना दिया गया है। सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां जाकर प्रीवियस 5 वीडियोस को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव सोन इन द डायग्राम। अब देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो इस तरह क्वेश्चंस बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस तरह क्वेश्चंस को छोड़ के आते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पे अब आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन अगर बन जाए एग्जाम में तो गलती मत करना, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसीलिए इस तरह के हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं कि गलती कहाँ हो सकता है वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव जो होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ वेव, नोट डाउन आप कर लेना जरूर, नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। इसे नोट डाउन कर लेना। अब इस जो है ग्राफ से हमें निकालना है कि पर सेकेंड कितना वेव जो है ये बन रहा है। अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो एक वेव फॉर्म बनने में कितना टाइम लग रहा है। एक वेव फॉर्म अगर हम देखें ये वाला, अगर वेव फॉर्म बनने में कितना टाइम लग रहा है तो 0.1 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। 0.1 सेकेंड में जो है एक वेव फॉर्म बन रहा है। यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक वेव फॉर्म बनने में यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक अगर हम देखें 0.1 सेकेंड लग रहा है। तो 1/10 ऑफ द सेकेंड में जो है 1/10 ऑफ द सेकेंड में जो है एक वेव फॉर्म बन रहा है। 1 वेव फॉर्म जो है ये बन रहा है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना वेव फॉर्म बनेगा, 1 सेकेंड में जो है ऑब्वियसली 10 वेव फॉर्म बनेगा। ये तो बिल्कुल आपको क्लियर है, 10 वेव फॉर्म बनेगा। अभी हमने फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ वेव फॉर्म। तो 1 सेकंड में 10 वेव फॉर्म जो है बन रहा है पर सेकंड, 1 दे देते हैं नीचे। 1 सेकंड में जो है 10 वेव फॉर्म बन रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 10 हर्ट्ज जो है ये होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 10 हर्ट्ज। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन बने तो यहाँ पे घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद ग्राफ को देखना है। एक वेव फॉर्म, यहाँ पे हाफ वेव फॉर्म मत ले लेना क्योंकि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं तो आपको बेटर हम बता सकते हैं कि गलती आप कहाँ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे भी दिया जा सकता है, ये वाला वेव फॉर्म के बाद ये वाला हाफ वेव बनने के बाद यहाँ पे 0.1 सेकेंड, यहाँ पे 0.2 सेकेंड, यहाँ पे 0.3 सेकेंड और यहाँ पे 0.4 सेकेंड। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये वाला जो है हाफ वेव ले लेते हैं और सोचते हैं कि एक वेव फॉर्म तो 0.1 सेकेंड बन रहा है। नहीं, ये गलती मत करना, ये गलती हो सकता है, इसी वजह से इस क्वेश्चन को हमने कवर अप किया है। अब देखिए एक वेव फॉर्म बनने में यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, एक वेव फॉर्म बनने में जो है 0.2 सेकेंड लग रहा है, यानी कि 1/5 ऑफ द सेकेंड में जो है ये एक वेव फॉर्म बन रहा है। 1/5 ऑफ द सेकेंड में ये एक वेव फॉर्म जो है ये बन रहा है, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना वेव फॉर्म बनेगा, तो 1 सेकंड में जो है ये 5 वेव फॉर्म बनेगा। और फ्रीक्वेंसी हमने क्या बताया था आपको फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है तो नंबर ऑफ वेव फॉर्म बाय सेकंड पर सेकंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव फॉर्म 1 सेकंड में 5 जो है ये वेव फॉर्म बन रहा है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा ये 5 हर्ट्ज होगा। तो इस तरह आपको निकालना है। पूरा क्लियर है, दोनों क्वेश्चन आपको करा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको अच्छा से ये जो टाइम वाला जो यहाँ पे सेगमेंट है ये अच्छा से देखना है। जो एक्स एक्सिस में टाइम का जो है पर सेकंड ये आपको अच्छा से देखना है। यहाँ पे मान लीजिए 0.2 के जगह में अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.5 सेकंड, तो 0.5 सेकंड, ठीक है, और ये लिख देते हैं 1 सेकंड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा कि एक वेव फॉर्म बनने में अगर 0.5 सेकंड लग रहा है तो 1 सेकंड में 2 वेव बनेगा,
फ्रीक्वेंसीज का कितना होगा 2 हर्ट्ज जो है इसका फ्रीक्वेंसी होगा। तो ऑब्वियसली ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में, गलती मत करना, छोड़ के मत आना। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट आर देयर इन एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में कितने फंडामेंटल यूनिट है, एसआई यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये यहाँ पे पूछा गया। तो टोटल जो है 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में। अगर हम देखें टोटल 7 जो है यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कौन कौन से हैं? मीटर, लेंथ, सेकेंड, टेम्परेचर जो केल्विन में मेजर किया जाता है, कैंडला, उसके बाद मोल और एम्पियर। ये 7 जो हैं ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इनको बिल्कुल ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से आगे चल के आपको देखने मिल सकता है। वॉइस ऑफ मैन इज हेवी कंपेयर टू वुमेन बिकॉज। तो जो मेन के आवाज़ होते हैं ये ज़्यादा हेवी होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। ये क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि मेल का जो वोकल कॉर्ड है ये लॉन्गर होता है। तो मेल का जो वोकल कॉर्ड है ना ये लॉन्गर होता है, इसी वजह से जो है जो एक आदमी का जो है ये वॉइस ज़्यादा हेवियर होता है एज कम्पेयर टू एक वुमेन का जो है अगर हम कंपेयर करें ये ज़्यादा हेवियर होता है। लेकिन और एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, सारे चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। जैसे वुमेन हो गया तो वुमेन के जो वॉइस में पिच बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इनका पिच हाई रहता है एज कम्पेयर टू मेन। अगर हम देखें वुमेन का पिच हाई रहता है, इनके वॉइस में जो है इनका पिच हाई रहता है। तो अगर पिच के बारे में पूछा जाएगा तो वुमेन का हाई होता है और मेन का कम होता है। लेकिन अगर वॉइस किसका हेवी होता है ये पूछा जाए तो ये मेन का हेवी होता है एज कम्पेयर टू वुमेन। और क्यों होता है? क्योंकि मेल का जो वोकल कॉर्ड होता है ये लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू अ वुमेन। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव क्या होते हैं? मैकेनिकल वेव के बारे में अगर आपको पता हो जाए तो बिल्कुल आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो मैकेनिकल वेव वो वेव होते हैं जिनको कोई मटेरियल मीडियम चाहिए, ठीक है, प्रोपागेट होने के लिए, आगे जाने के लिए कोई मटेरियल मूवमेंट चाहिए। जैसे कोई मटेरियल जो है यहाँ पे मीडियम चाहिए, मटेरियल मीडियम से ये प्रोपागेट कर पाते हैं खुद को। जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया या गैस हो गया, कोई मीडियम चाहिए इनको प्रोपागेट होने के लिए। तो मैकेनिकल वेव इनमें से जो है ये साउंड वेव है। साउंड वेव जो है ये मैकेनिकल वेव है। इनको मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरा जगह पहुंचने के लिए, प्रोपागेट होने के लिए इनको जो है मीडियम चाहिए। सॉलिड हो जाए या लिक्विड या गैस, इनको मीडियम चाहिए। वैक्यूम में ये नहीं हो सकता, वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है। मैकेनिकल वेव जो है ये वैक्यूम में एक जगह से दूसरा जगह ये प्रोपागेट नहीं हो सकते हैं। बाकी सारे यहाँ पे प्रोपागेट हो सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, अच्छे क्वेश्चंस तो लाए जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाए भी जा रहे हैं, आप भी अपने तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो छूट जा रहा है वो है प्रैक्टिस। इसी वजह से जो है 1100 बेस्ट जनरल साइंस के क्वेश्चन बनाए हैं। रेलवे के सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है बनाए हैं। इन जो 1100 क्वेश्चन हमने बनाए हैं इनका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझना जरूरी है कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए और कितने अच्छे से जो है इन सारे टॉपिक को वो आपको फोकस करना चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है ये आपको समझ में आ जाए। इसी वजह से जो है बेस्ट 1100 जनरल साइंस का जो है एमसीक्यूज का ये जो है बुकलेट बनाया गया है। और साथ में एक ऑफर भी है, साथ में जो है हमने 1000 जनरल अवेयरनेस के जो है क्वेश्चन है ये फ्री में आपको दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि CBT 1 में अगर हम देखें 30 मार्क का जो है जनरल साइंस का क्वेश्चन बनने वाला है, लेकिन 15 मार्क का जनरल अवेयरनेस भी तो बनने वाला है, ये भी तो ध्यान रखना है। टोटल 45 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इनको बहुत अच्छे से आप कर पाएँ, समझ सके रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, डिटेल एनालिसिस कर सके कि हाँ कहाँ कहाँ से कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, ये सब अच्छा से आप कर पाएँ। इसी वजह से ये जो है बुकलेट लाया गया है, अच्छा से पढ़ाया भी जा रहा है, बुकलेट भी साथ में ला दिया गया है और कम से कम रेट में लॉन्च किया है। सिर्फ 99 रुपीज़ में लॉन्च किया ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके और खुद को जो है ये बेहतर बना सके, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ला सके कि हाँ एग्जाम में जो है बहुत अच्छा मैं स्कोर कर सकता हूँ। इसको लेना कैसे है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में आपको क्लिक करना है, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भरना है। जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। मेक श्योर कि आप सही मेल आईडी भरें, बार बार रिपीट किया जाता है, गलत मेल आईडी भरेंगे तो यहाँ पे आपको हेल्प करने में हमें दिक्कत हो जाएगा। सही मेल आईडी भरेंगे तो उसी मेल आईडी में जो है ये आ जाएगा, तो 2 बार जरूर चेक कर लेना कि मेल आईडी आपका सही है या नहीं। तो जितने भी स्टूडेंट्स को लेना है बिल्कुल ये ले सकते हैं। बहुत अच्छे से सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे बनाया है तब ताकि आप अच्छा से प्रैक्टिस कर सके। जितने सारे क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है लगभग सारे क्वेश्चन वहाँ पे हमने इंक्लूड भी किया है। तो अच्छा से बेटर एनालिसिस करने के लिए, समझने के लिए ये बहुत ही अच्छा जो है बुकलेट बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया गया है। जनरल अवेयरनेस भी मिल जाएंगे यहाँ पे, 1100 क्वेश्चन जनरल साइंस के मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस भी आपको यहाँ पे 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे ये जो 30 क्वेश्चन जनरल साइंस है, 15 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस से बनने वाला है, 45 क्वेश्चन का आप बिल्कुल अच्छा से एनालिसिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उस हिसाब से जो है खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बुकलेट लाया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स को लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बेटर ये होगा कि साथ में पढ़ते भी रहें, साथ में सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस कर ले, समझ ले कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो है बहुत अच्छे से जो है उन सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से आप पढ़ लें कि एक एक जगह से आप पढ़ लें कि कहीं से भी मिस ना हो। ठीक है, तो यही जो है हमारे तरफ से भी कोशिश है।
बेस्ट क्वेश्चन भी लाया जा रहा है, बुकलेट भी लाया जा रहा है, साथ में आप भी मेहनत करते रहें। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे आई से यहाँ पे डिनोट किया गया है, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर रिलेटेड टू। तो इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये होता है। तो आई इक्वल्स टू आर ये होता है। एन ऑब्जेक्ट दैट हैज काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें अगर काइनेटिक एनर्जी है तो इट शुड बी मूविंग। ये बार बार आपको प्रीवियस पार्ट में बताया गया, जैसे टरबाइन के बारे में हमने बताया था, टरबाइन जैसे रोटेट होता है, क्यों? क्योंकि विंड का काइनेटिक एनर्जी, विंड जो है मूव होता है, अपने साथ जो है वो काइनेटिक एनर्जी कैरी करता है, जिसकी वजह से वो टरबाइन को रोटेट करता है और फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होता है। तो कोई भी बॉडी अगर ये मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4, मूविंग इज करेक्ट। इन रेटिना ऑफ आई द एरिया हैविंग नो सेंसरी सेल इज कॉल्ड, तो रेटिना ऑफ द आई जिसमें सेंसरी सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं इसे जो है ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ इज ड्यू टू, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया या फिर एयर प्रेशर कह लीजिए, ये जो एक्सर्ट करते हैं फोर्स ऑन अर्थ, ये किस वजह से होता है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये किस वजह से होता है। वेट ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, जो एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, ग्रेविटेशनल पुल के वजह से ये नीचे आते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल के वजह से एक्चुअली ये जो है नीचे आते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली कैसे बनता है, वेट ऑफ द एयर मॉलिक्यूल जो है अबव द एटमॉस्फेयर, ये जो है नीचे आते हैं, जितना उतना ज़्यादा जो है ये एक्सर्ट कर पाते हैं फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल के वजह से होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये ज़्यादा नीचे आते हैं, और जैसे ये नीचे आएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनेगा, कुछ तरह के जो है ये फोर्स जो है एक्सर्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये होता है। इफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन ए प्लेन मिरर व्हाट विल बी द एंगल इन विच इट विल बी रिफ्लेक्टेड, तो प्लेन मिरर में अगर लाइट परपेंडिकुलर गिर रहा है तो उसी पर्टिकुलर एंगल में ही वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि 0 डिग्री। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 1, 0 डिग्री। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन सीमेंस, तो सीमेंस में जो है ये कौन मेजर, इनमें से किसे मेजर किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है इसका ऐसा यूनिट सीमेन है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में ऐसे ही बन गया था, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने वहाँ पे गलत किया था। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछा जाएगा तो सीमेंस पर मीटर होता है इसका ऐसा यूनिट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और पूछा जाए कि सीमेंस जो है ये बेसिकली ऐसा यूनिट किसका है, सीमेंस अगर हम देखें ये ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का, लेकिन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पूछा जाए तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा ये होगा सीमेंस पर मीटर। यहाँ पे गलत मत करना, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट ने गलत किया था। कोई एक एग्जाम था जिसमें ये पूछा गया था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट किया, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है सीमेंस पर मीटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है सीमेंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, अगेन देखिए वेक्टर स्केलर पढ़ना ही है, बहुत आसान सा जो है चैप्टर है, तो इनमें से कौन सा जो है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है, आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है सारे ही स्टूडेंट इसका सही जवाब बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। एन आउल कैन सी क्लियरली एट नाइट बट नॉट डे टाइम बिकॉज इट हैज़, तो आउल जो होते हैं ना ये नाइट में बहुत अच्छा से जो है देख पाते हैं, लेकिन डे में क्यों नहीं देख पाते हैं, ये इस वजह से होता है क्योंकि इनमें जो है आउल्स में जो है ये रॉड सेल्स जो है ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू कोन सेल्स, कोन सेल इनमें बहुत ज़्यादा कम होते हैं। रॉड सेल जो है ये लो लाइट एनवायरनमेंट, जो रॉड सेल्स होते हैं हमारे आई में ना, वो जो है लो लाइट एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कोन सेल जो है ये डे टाइम में अच्छा काम करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है मोर रॉड देन कोन, ठीक है, मोर रॉड देन कोन सेल्स। तो उसी तरह अगर हम देखें इंसानों में जो है ये कोन सेल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रॉड सेल, इसी वजह से हमें दिन में बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन आउल्स में अगर हम देखें इनमें रॉड सेल बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोन सेल, इसी वजह से इनको रात में अच्छा दिखता है, क्योंकि रॉड सेल जो है ये बहुत अच्छा काम करते हैं लो विजिबिलिटी में, ठीक है, लो लाइट एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा काम करते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आपको पता है और से सारे स्टूडेंट को उसके बारे में पता होता है फिर भी वो गलत करके आते हैं इस तरह क्वेश्चंस को, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ए कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, द वाटर विल बी ओवरफ्लो इफ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, तो सभी को पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस में जो है वाटर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इससे अगर कम हुआ तो भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, अगर 4 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ तो भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हुआ तो भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि डेंसिटी सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस में ही होता है। यहाँ पे गलती मत करना, बार बार कहा जाता है, तो वाटर विल ओवरफ्लो इफ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इंक्रीज और डिक्रीज, ये इसका सही जवाब होगा। कोई इंक्रीज आंसर दे के आते हैं, कोई डिक्रीज दे के आते हैं, दोनों होगा, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो,
इसका जो है वॉल्यूम तब बढ़ेगा, क्योंकि डेंसिटी इसका मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस में। तो इस पार्ट में बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का हमने डिस्कस किया। उम्मीद है वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।